मैं जिठानी, तू देवरानी। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आज के बाद मेरा सामना तुझसे फिर कभी ना हो। विनीता और सुजाता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ था। एक दूसरे से बात करना तो दूर, वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, कई बार छोटी छोटी बातों ने उनके बीच ऐसा तूल पकड़ा कि उनकी हाथापाई तक हो गई थी। एक दिन, देखो, ये तुम दोनों के लिए आज आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद तुम दोनों के खिलाफ एक भी कंप्लेन आई तो मैं दोनों को कॉलेज से बाहर कर दूंगी। और एक बात का ख्याल रखना, जो स्टूडेंट कॉलेज के डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रख सकते उन्हें यहाँ तो क्या, कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल सकता। मुझे तुम्हारा करियर बर्बाद करने में बस 1 मिनट लगेगा। सोच लो, तुम दोनों को ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहना है या अपना भविष्य संभालना है। आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, आई एम सॉरी। जी मैम, आगे से हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उन दोनों के आश्वासन के कारण प्रिंसिपल ने उन दोनों को माफ कर दिया था। प्रिंसिपल की वार्निंग के कारण अगले कुछ सालों तक खुलकर तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया, लेकिन एक कोल्ड वॉर हमेशा उनके बीच चलता ही रहा। कुछ सालों के बाद विनीता की शादी शहर के एक अच्छे बड़े घराने में हो गई और वो शादी करके अपने ससुराल आ गई। विनीता, कंपनी मुझे 2 साल के लिए लंदन भेज रही है। अगर सब सही रहा तो मैं लंदन के टेन्योर को आगे भी बढ़ा सकता हूँ। पति की बात सुनकर विनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही दिनों में वे दोनों लंदन पहुंच गए थे। देखते ही देखते विनीता और विजय को विदेश गए पूरे 2 साल का लंबा वक्त गुजर गया। एक दिन, बेटा विनीता, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस अब तुम दोनों वापस आने की तैयारी कर लो। जल्दी बताइए ना मम्मी जी कि क्या खुशखबरी है। मैंने छोटे के लिए लड़के पसंद कर लिया। अब तुम दोनों आ जाओ तो उनकी एंगेजमेंट करा दे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। सच्ची, मैं तो ऐसा धमाल मचाने वाली हूँ ना अपने देवर की शादी में कि सब बस देखते ही रह जाएंगे। क्या नहीं बेटा, तू ये समझ ले कि सब तुझे ही करना है। मैं तो बस दूर से आशीर्वाद दूंगी, काम तो सब तुझे ही निपटाने होंगे। विनीता अपने पति विजय को अजय की शादी के बारे में बताती है। देखो विनीता, इस समय मैं बहुत काम में फंसा हुआ हूँ। अभी तो मैं इंडिया नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, मम्मी को बोल दो वो लोग तैयारी शुरू कर दे, हम लोग शादी में पहुँच जाएंगे। क्या आप भी? घर में पहली शादी है और आप कह रहे हैं कि हम लास्ट मोमेंट पहुंचेंगे। देखो विनीता, हम लंदन में हैं, कोई लाल चौक में नहीं है कि रिक्शा लिया और घर पहुंच गए। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। और हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा काम खत्म हो जाए तो शायद हमें वापस भी ना लौटना पड़े। धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं और आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब विनीता इंडिया जा रही थी। देखो विनीता, फ्लाइट लेट हो गई है। तुम जो भी कपड़े पहनने वाली हो उसे लेकर सीधा पार्लर पहुंच जाना, फिर तैयार होकर ही हम लोग वेन्यू तक पहुंचेंगे। माँ से मेरी बात हो गई है, सब लोग हमें वहीं मिलेंगे। विनीता बहुत उत्साहित थी। एक तो वो 2 साल बाद सबसे मिलने वाली थी, ऊपर से देवर की शादी में जाने की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। शादी में पहुंचने के बाद, बहू, सिर्फ तुम्हारे कारण हमने बहू से स्टेज पर घूंघट कराया है। अब जाओ और जाकर सस्पेंस खत्म करके घूंघट उठाकर अपनी देवरानी से मिल लो। विनीता स्टेज पर जाकर जैसे ही अपनी देवरानी का घूंघट उठाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। तुम मेरी देवरानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे देवर के साथ शादी करके मेरे घर में घुसने की? भूलो मत, जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो ना, मैं भी इस घर की बहू बनने जा रही हूँ। अरे बेटा, देवरानी जेठानी मिलते ही सास की बुराइयां करने लगी क्या? अरे भाई, बहुत समय मिलेगा तुम दोनों को आपस में बात करने का। अभी फिलहाल विनीता बहू तुम यहाँ आ जाओ। विनीता बहू देखो, अब तुम आ गई हो तो अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। ये लो, फेरों से पहले तुम्हें ही ये गहने पहनाकर अपनी देवरानी को फेरों के लिए तैयार करना है। मम्मी जी, मैं? अरे तू नहीं तो और कौन? जेठानी का हक होता है अपने देवर के लिए बारात लेकर जाने का और उसकी दुल्हनिया को डोली में बिठाकर घर लेकर आने का। अरमान तो मेरी भी बहुत थे मम्मी जी, लेकिन इस सुजाता को अपनी बहू बनाकर आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरी सारी खुशी हवा हो गई है। अब देवर की शादी में नाचना तो दूर, मैं तो सही से मुस्कुरा भी नहीं पा रही हूँ। अरे सारी दुनिया छोड़कर आपको मेरी जानी दुश्मनी मिली थी इस घर की बहू बनाने के लिए। जिस लड़की की मैं शक्ल तक दिखना नहीं चाहती, अब सारी उम्र वो मेरी आंखों के सामने मेरी देवरानी बनकर नाचेगी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? कुछ देर बाद, विनीता बहू, जाओ ये गहने लेकर जाओ।
और अपने हाथों से सजाकर अपनी देवरानी को फेरों के लिए लेकर आओ। जी मम्मी जी। कमरे में। ये लो तुम्हारे गहने और उन्हें पहनकर खुद ही तैयार हो जाओ। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीते जी कभी तुझे अपनी देवरानी नहीं मानने वाली, आज नहीं और कभी नहीं। अरे चल चल, तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे अपनी जेठानी बनने के लिए मरी जा रही हूँ क्या? वो तो मैं बस मेहमानों का लिहाज कर रही हूँ, वरना तुझे तो मैं धक्का मार कर भगाती। मेरी शादी में बिना बुलाए आने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तुझ पे बड़े सुरखाब के पर लगे हैं ना, जो मैं तेरी शादी में बिना बुलाए घुसाऊंगी। मैं यहाँ बस अजय के लिए आई हूँ, और अब अगर तूने अपनी गंदी जुबान से एक भी शब्द कहा ना, तो मैं सारी बातें जाकर माँ जी को बता दूंगी। कहीं ऐसा ना हो तेरी बदतमीजी के कारण तेरे दरवाजे तक आई बारात वापस लौट जाए। और हाँ, एक बात और, आज के बाद ना मुझे नाम से बुलाने की गलती मत करना। जिठानी हूँ मैं तेरी, तो आज के बाद मुझे क्या कहकर बुलाएगी? जी भाभी जी, समझ गई? घर पहुँच कर। बेटा विनीता, आरती उतारो अपनी देवरानी की और गृह प्रवेश कराओ। और सुजाता बहू, तुम भी पैर छूकर अपनी जेठानी से आशीर्वाद ले लो। देखो, ससुराल में ना सास के बाद सबसे बड़ा पद जेठानी का ही होता है, समझी? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही मम्मी जी, लेकिन आपकी छोटी बहू ने अभी तक मेरे पैर नहीं छुए। लगता है आपकी आवाज इसे सुनाई नहीं दी है। सास के कहने पर देवरानी सुजाता बेमन से अपनी जेठानी के पैर छू लेती है। जैसे आज मेरे पैर छुए हैं, ऐसे ही जीवन भर मेरे पैर छूने होंगे तुम्हें। मुझसे पंगा लेने की इससे बड़ी सजा तुम्हें और क्या मिल सकती है? शुरू में तो दोनों देवरानी जेठानी बस छिप छिप कर ही अपनी रंजिश निकाल रही थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद तो जैसे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। बेटा, शर्मा जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी है, दोनों तैयार हो जाना। अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाने वाली। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ जाने के लिए मरी जा रही हूँ? भाभी जी, मैं भी नहीं जाने वाली। आप सोच लीजिए माँ जी, या तो मैं जाऊंगी या फिर ये। पता नहीं कौन से जन्म के पापों की सजा मिली है मुझे, जो मैं तुम दोनों को ब्याह कर अपने घर ले आई। जंगली भैंसों की तरह सिंग से सिंग भिड़ाकर दिन भर लड़ती रहती हो। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और सुजाता, तू तो कुछ शर्म कर ले, तेरी जेठानी है वो। मम्मी जी, इन्हें इस बात की शर्म है कि मैं उनकी देवरानी हूँ। इज्जत देने पर ही इज्जत मिलती है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जेठानी उल्टी बात करे तब भी देवरानी जेठानी के पैर धोकर पीती रहे। जेठानी होगी तो अपने घर की। मम्मी जी, मुझे इस बदतमीज सुजाता के साथ एक घर में नहीं रहना। अरे इसकी शक्ल भी देख लेती हो ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आप बस घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि ये मेरे सामने ही ना पड़े। सुजाता और विनीता ना तो घर का कोई काम खुशी से करती थी और ना ही कोई मेहमान आ जाए तो उनको चाय नाश्ता देती। देवरानी अपनी अकड़ में रहती और जेठानी अपनी अकड़ में, जिसके कारण भुगतना सास अनीता को पड़ रहा था। अंत में तंग आकर अनीता घर के बीचों बीच एक लकीर खींच देती है और घर की सुख शांति के लिए दोनों बहू को अलग कर देती है। कुछ ही दिनों बाद जेठानी विनीता गर्भवती हो जाती है, जिसके कारण वो वापस लंदन नहीं जा पाती। अब घर में बस विनीता, सुजाता और अनीता ही बचे थे। दोनों बेटे काम के लिए घर से दूर रह रहे थे। एक दिन, बेटा विनीता, मेरी सहेली की हालत बहुत खराब है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, 9वां महीना चल रहा है तेरा, ऐसे में तुझे अकेले छोड़कर जाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा। लेकिन इमरजेंसी ना होती ना बेटा, तो तुझे छोड़कर कभी ना जाती। अरे मम्मी जी, आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आधी रात का समय था। विनीता घर में बिल्कुल अकेली थी। मकान के दूसरे हिस्से में सुजाता भी थी, लेकिन सुजाता और विनीता तो आपस में कभी बात ही नहीं करते थे, इसलिए उसके होने ना होने से विनीता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आधी रात बीतने के बाद अचानक विनीता को तेज दर्द होने लगा। उसे समझ में आ गया था कि बच्चे के दुनिया में आने का समय हो गया है। कुछ देर तक तो वो दर्द बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन जब दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो चीख पड़ती है। विनीता के चीखने की आवाज सुनकर सुजाता दौड़ते हुए विनीता के कमरे में आती है। विनीता, क्या हुआ तुझे? बदतमीज, भाभी बोल, तेरी जेठानी हूँ मैं। हाँ, ये कर ले पहले, बाद में बताना हुआ क्या है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। तुम यहाँ पर आराम से लेटी रहो, मैं गाड़ी निकालती हूँ, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तेरे साथ हॉस्पिटल में हरगिज़ नहीं जाने वाली। अरे तेरी मनहूस शक्ल देख ली ना तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा।
बकवास बंद करो और चलो चुपचाप। सुजाता विनीता को अस्पताल ले जाती है, जहाँ विनीता एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर अस्पताल ले आए। बच्चे ने गंदा पानी पी लिया था। अगर हम समय पर ऑपरेशन ना करते तो बच्चे को खतरा हो सकता था। मुझे माफ कर दे सुजाता, अपने घमंड में चूर होकर मैंने तेरा बहुत अपमान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मुझे माफ कर दो भाभी। अपमान तो मैंने भी आपका बहुत किया है। क्या कहा भाभी? हाँ, रिश्ते में तो आप मेरी जेठानी ही लगती है ना। जो कुछ हुआ वो हमारी नादानी थी। अब समझदारी इसी में है कि हम अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर नए सिरे से अपने रिश्तों को निभाएं। सुजाता की बात सुनकर विनीता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अपना अहम भूलकर मिलजुल कर रहने लगती हैं। जेठानी की शादी। बड़ी बहू होने के नाते वो सबका ख्याल रखती, लेकिन पति शराबी और बीमार रहा करता था। किसी ने शादी से पहले पति की कमियों के बारे में बताया नहीं था। ऐसे में भाभी, अब तुम कर भी क्या सकती हो? लोग तो बातें बनाएंगे ही। अब तुम एक के लिए दूसरे की जिंदगी थोड़ी ना खराब होने दे सकती हो। फिर भी दीदी, लोग सोचेंगे छोटे बेटे की शादी बड़े बेटे से पहले क्यों करवा दी, और इस तरह 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 की बातें बनाएंगे। तो क्या करे, उसकी शादी करवा दे। दीदी शादी तो करवा देंगे, लेकिन कोई लड़की इससे शादी करने को तैयार भी तो हो। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। क्या तुम इसकी शादी करवाना चाहती हो तो मैं लड़की ढूंढना शुरू करूं? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। अगर आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताओ, जो मेरे इस निकम्मे बेटे से शादी कर ले। कम से कम उसके आने से ये ठीक तो हो जाए। कुछ दिनों बाद देखो तो कैसी है ये लड़की। गरीब घर की है, लेकिन सोना है सोना। अरे दिखने में सुंदर और घर के काम में तो जैसे सर्वगुण संपन्न। बुआ जी है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये बच्ची लग रही है। हमारे जेठ जी की तो अच्छी खासी उम्र है। माना शादी नहीं हो पाई, लेकिन उम्र थोड़ी ना रुकती है। अरे बच्ची है तो बच्ची जैसी ही लगेगी ना। तुमसे 5 साल छोटी है, लेकिन सुंदर और संस्कारी है। कमल के लिए इसका ही रिश्ता लाई हूँ। और लड़की छोटी हो तो ही कब्जे में रहती है। क्या कमल के लिए रिश्ता मिल गया? मुझे तो दिखा लड़की की फोटो। लेकिन बुआ जी, ये लड़की जेठ जी से बहुत छोटी है, और इस लड़की के घर वाले मान गए क्या इस रिश्ते के लिए? उन्हें सब कुछ बता तो दिया है ना आपने? और नहीं तो क्या, लड़की वाले मान गए हैं, इसीलिए तो तुम्हें दिखाने लाई हूँ। लड़की वाले गरीब और भले लोग हैं। लड़की के पिता नहीं है, इसलिए उनको रिश्ते के लिए मनाना मेरे लिए और आसान हो गया। अच्छा, लेकिन लड़के और कमल के बीच उम्र का कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा? अरे तो क्या हुआ, इतना तो चलता है। और सबसे बड़ी बात, लड़की वाले मान गए हैं। बेचारे गरीब है ना, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने थोड़ी ना देंगे। तो मैं रिश्ता पक्का समझू ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें तो बस उसका घर बसा दिखना चाहिए, बाकी उससे वैसे भी मतलब नहीं है हमें। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जेठ जी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जेठ की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत। भगवान ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए। लड़की के पैर सही नहीं थे। बुआ जी, ये सब कहना बंद कीजिए। आप देख नहीं रहे माँ जी की हालत, और उनकी बीवी को तो देखिए। अभी तो घर आई थी और पति नहीं रहा, ऊपर से आप। लगता है वो लड़की ही खराब थी इनके कमल के लिए, तभी तो शादी होने के बाद ही पति की मौत हो गई। भगा दो अभी से यहाँ से। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने भी यही सुना था कि इसके पैदा होते ही इसके पापा की मौत हो गई थी। लगता है इसके पैर खराब है। जिस घर में भी जाएगी अपने साथ अपनी ये मनहूसियत लेकर जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ इनके बेटे के साथ। नई बहू घर आते ही बेटा घर छोड़कर चला गया। इस तरह आस पड़ोस की औरतें मिलकर कुछ दिनों तक नई बहू पर इल्जाम लगाती रहती है, उसके बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाते रहते हैं, और ये बात सोनम देख नहीं पाती। फिर एक दिन
मेरे कारण पहले पापा नहीं रहे, फिर ये मैं ही मनहूस हूँ। आप लोग मुझे घर से निकाल दीजिए। नहीं नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं? इन लोगों को तो जवाब मैं देती हूँ। फिर बहू पड़ोसियों को कहती है, आप सबको क्या लगता है जेठ जी के गुजर जाने का गम केवल मम्मी जी को है और जेठानी जी को नहीं? वो उनके भी पति थे जिसके साथ कुछ समय पहले ही इनकी शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद ये सब हो गया, और आप सबको लगता है कि उन्हें कोई दुख नहीं हो रहा? अरे उनके लिए तो ये सबसे बड़ा दुख है। बहू ये क्या बोल रही है? चुप रह, मोहल्ला है ये, हमारा समाज है। समाज ही तो है ना माँ जी, किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देगा ये। मम्मी जी, आप इन लोगों को चुप रहने के लिए क्यों नहीं बोल रही? आप देख नहीं रही ये जेठानी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? इनको लगता है कि जेठ जी की मौत जेठानी जी की वजह से हुई है। ऐसा तो नहीं है माँ जी। हाँ हाँ, मुझे भी पता है, वो अपनी हरकतों के कारण नहीं रहा। कितना समझाया था गलत संगत छोड़ दे, लेकिन नहीं। माँ जी वो कोशिश कर रहे थे कि वो सब छोड़ दे, लेकिन देर हो गई। जब मम्मी जी आपको सब पता है तो आप इनको बोलती क्यों नहीं? सच में तो ये सब भी जानती हैं, लेकिन इन लोगों को बस बातें बनाने के लिए चाहिए जिसे ये कोस सके। सही कह रही हूँ ना? आप सभी जानते हो जेठ जी की मौत उनके खुद की वजह से हुई है, उनके शराब पीने की वजह से। और जिस बुरे हालातों में हमें उस बेचारी औरत का साथ देना चाहिए, आप सब लोग मिलकर उसे कोस रहे हो। अरे बहू तो गलत समझ रही है, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। और बुआ जी आप ही तो ये रिश्ता लेकर आई थी ना, आपने भी कुछ नहीं बोला। वो बेचारी लड़की जिसके पति की मौत अभी अभी हुई है, आप सभी लोग उसे हिम्मत देने के बजाय उसे कोस रहे हैं। अरे उस लड़की की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसे अपनी पूरी जिंदगी एक शराबी की विधवा बनकर गुजारनी पड़ेगी। सोचिए इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। जिस उम्र में उसे घूमना फिरना चाहिए, अपने जिंदगी को खोलकर जीना चाहिए, उस उम्र में वो एक विधवा बनकर काटेगी। और ऊपर से उसे ये भी सुनना पड़ेगा कि वो विधवा खुद की वजह से हुई है। ये सब है आप लोगों की सोच। शर्म आती है मुझे आप सब पर। तभी एक पड़ोसन बोल पड़ती है, तू तो बड़ी वकील बन रही है ना, तो करवा दे जेठानी की शादी। अरे कैसी बात कर रही हो? दूसरी शादी, वो भी बहू की? अरे हम ना करा पाएंगे। रहे इसी घर में, बनाए भी खिलाए भी। नहीं नहीं भाभी, अब ये पाप हम नहीं करेंगे। अरे ठीक ही तो बोल रही है छोटी बहू, हमने शादी कराई थी वो भी सब जानने समझने के बाद। हम अब बड़ी के लिए रिश्ता लेकर आएंगे। आखिर उसकी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ये हुई ना बात। और अब हम करेंगे सारा खर्चा जेठानी जी की शादी का। हाँ सही बात है बहू, हमने इसके साथ धोखा किया। जिस बेटे को हम नहीं संभाल पा रहे थे, उसे इस बच्ची के हवाले कर दिया। बहू की ये बात सुनकर सभी बड़ी बहू से माफी मांगते हैं और सास और देवरानी मिलकर अपनी जेठानी की दूसरी शादी करवाते हैं।